नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज इस देश के तमाम लोगों की, आज इस देश में लोकतंत्र को जीवित रखने की इच्छा रखने वाले तमाम भारतीयों की निगाहें देश की सुप्रीम अदालत सुप्रीम कोर्ट पर लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने वाकई आज एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया। मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया। मैं सरकार का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमने देखा है कि चुनाव आयोग और सरकार दोनों एक दूसरे की पर्यायवाची बन गई है। चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाइए, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाइए, चुनाव आयोग के कार्यकलापों पर सवाल उठाइए, यहां तक कि चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए वोटर लिस्ट पर सवाल उठाइए, चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चलाए जा रहे SIR अभियान पर सवाल उठाइए। तो चुनाव आयोग से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर उनकी वकालत करने लग जाते थे, चुनाव आयोग को बचाने लग जाते थे। गोदी मीडिया पर जो टीवी पर लगातार डिबेट चल रही हैं, अगर आप उन डिबेट्स को देखें तो उन डिबेट्स में आपको सीधे सीधे ये नजर आएगा कि चुनाव आयोग की तरफदारी कौन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि क्रिकेट के मैच में दो टीमें खेल रही है, एक टीम को अंपायर से शिकायत है लेकिन दूसरी टीम अंपायर के पक्ष में खड़ी हो जाती है, तो ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो चुनाव आयोग को आदेश दिया, चुनाव आयोग को निर्देश दिया, लेकिन सही मायनों में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला चुनाव आयोग के लिए और चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार के लिए, बल्कि मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि चुनाव आयोग से ज्यादा यह फैसला सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। चुनाव आयोग अड़ा हुआ था, पता नहीं कौन पीठ पर किसका हाथ है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग को इतनी ताकत आ गई कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कह दे, जब चुनाव आयोग द्वारा मृत मतदाताओं को जीवित बताकर पेश किया गया तो वो कह दे चुनाव आयोग का वकील कि ये नाटक मत करो, ये न्यूज रूम में होता है, टीवी स्टूडियो में होता है, जाके इनके नाम जुड़वाओ। वो तो चुनाव आयोग का काम था। चुनाव आयोग लगातार सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को नकार रहा था कि आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड इसको वो शामिल नहीं करेगा। तो चुनाव आयोग के तल्ख तेवरों को देखते हुए, चुनाव आयोग के इन तल्ख तेवरों से भारतीय लोकतंत्र पर जो बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उस बड़े खतरे को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के क्या मायने हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रिया में जो निष्पक्षता की बात कही जाती थी, क्या वो संभव हो पाएगा, इन तमाम चीजों को मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आपसे हर तरह के साथ सहयोग और समर्थन की जरूरत है, तो आपसे अपील करूंगा आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुंचाइए, हमारे वीडियो को रोकिए मत। और अब आते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीधे सीधे कहा, चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम निकाल दिए थे, 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए थे, और क्या कहा था, उनमें से एक कैटेगरी चुनाव आयोग ने बताई थी कि मृत हो गए यानी मर चुके हैं, दूसरी कैटेगरी बनाई कि ये यहां से जा चुके हैं, वो कहां हैं उनके बारे में पता नहीं लग रहा, तीसरी कैटेगरी चुनाव आयोग ने बताई कि इनके पास एक से अधिक कार्ड है। तो एक से अधिक कार्ड पर अगर नाम हटाना था तो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का क्यों नहीं हटाया। खैर, तो इस तरह से अड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि आप इन 65 लाख लोगों के नाम जारी कर दीजिए। चुनाव आयोग ने कह दिया कि नहीं, हमें कानूनी रूप से नियमों के मुताबिक इन 65 लाख लोगों के नाम जारी करने पर बाध्य नहीं किया जा सकता। आधार कार्ड को भी मान्यता देने से वो इनकार कर रहे थे। तो लगातार पिछले 3 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चली मैराथन सुनवाई के बाद आज देश की शीर्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे फैसला दे दिया कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम आपने काटे, जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम इस लिस्ट में नहीं है, उनका नाम 48 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर शेयर किया जाएगा, यानी पब्लिक किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी का जो वेबसाइट है, उस जिले के तमाम लोगों के नाम उस पर शेयर कीजिए कि इनके नाम काटे गए हैं, और उसमें आपको कारण भी बताना होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें आपको कारण भी बताना होगा कि इनका नाम क्यों काटा गया है, क्या ये दूसरी जगह चले गए हैं, क्या इनके पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड है, या ये मृत हो चुके हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है, और इसके साथ ही
इस लिस्ट को, यह लिस्ट सभी संबंधित बीएलओ यानी जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं उनके ऑफिस के बाहर, पंचायत भवन के बाहर और बीडीओ के ऑफिस के बाहर लगाए जाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और इसके साथ ही बीएलओ का मोबाइल नंबर जारी करने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ताकि जिन मतदाताओं को अगर इससे कोई शिकायत हो, मान लीजिए कि आपको मृत बताकर आपका नाम काट दिया गया और आप जीवित हो, ऐसे कई जीवित सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, ऐसे कई जीवितों के साथ राहुल गांधी ने कल चाय पी, तो वो तुरंत बीएलओ को फोन करके कह सकते हैं कि भाई साहब आपने मेरा नाम गलत काटा है, मैं तो जीवित हूं, आप मुझे मृत बता रहे हैं। या कोई वहीं रहते हैं, उनका नाम इसलिए काट दिया गया कि कहीं और चले गए, तो वो भी कह सकते हैं कि मैं तो यही मौजूद हूं। तो जिस तरह की भी शिकायत हो, मतदाता सीधे तुरंत बीएलओ को फोन करके अपनी बात रख सके, अपनी शिकायत रख सके। इसको लेकर बीएलओ का मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक करने को कहा गया है। और इसके साथ ही इस बात की सूचना, इस बात की जानकारी है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इस फैसले को जब चुनाव आयोग लागू करेगा, जब तमाम 65 लाख लोगों को उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, तो ये भी समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो के द्वारा, विज्ञापन के जरिए इन तमाम चीजों को जानकारी लोगों को दी जाएगी, ताकि उस वेबसाइट पर जाकर, उस कार्यालयों के बाहर जाकर वो अपना नाम उस लिस्ट में है या नहीं, इस बात की वो तलाश कर सके। और इससे भी बड़ी बात, आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला कर दिया। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया चुनाव आयोग को कि आपको आधार कार्ड को भी मान्य दस्तावेजों की सूची में स्वीकार करना होगा। और इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को रखी गई। और क्या क्या टाइमलाइन है ये भी जरा मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कई अंश में आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को उनकी जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उससे हटाए गए 65 लाख वोटर्स की पहचान, यानी उन 65 लाख लोगों का नाम और उनका नाम क्यों काटा गया है, ये 19 अगस्त तक पब्लिक करना होगा, 19 अगस्त तक सार्वजनिक करना होगा। और अदालत ने यह भी आदेश दिया चुनाव आयोग को कि 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपे। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कितना पालन किया गया, किस तरह से पालन किया गया, इसके आदेश की कॉपी 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। मैं तमाम दर्शकों से और खास तौर से बिहार के अपने तमाम मतदाता भाई बहनों से बताना चाहूंगा कि 19 अगस्त तक ये जानकारी सार्वजनिक हो रही है। आप तुरंत 19 अगस्त के बाद इसको देखना शुरू कर दीजिए। और अगर आपके साथ इंसाफ हुआ है, आपका नाम गलत तरीके से काटा गया है, तो तुरंत बीएलओ को उसके मोबाइल पर फोन करके अपना ऐतराज जताइए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने इस मामले में, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 3 दिन से लगातार सुनवाई जारी थी, आज भी सुनवाई हुआ और पीठ ने आयोग से सीधे सीधे पूछा। जब चुनाव आयोग बिल्कुल हट ठान कर बैठा हुआ था, तो जजों की इस बेंच ने सीधे सीधे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने पूछा कि आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते जिनकी मौत हो गई या जो लोग पलायन करके दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए। मैं थोड़ा सा डिटेल में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि जिन 65 लाख लोगों को, इन 65 लाख लोगों का जो नाम है डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर डाला जाए, ताकि जिन लोगों को भी दिक्कत है वो 30 दिन के अंदर सुधार के लिए उपाय कर सके। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने पीठ के सामने एसआईआर को लेकर अपना पक्ष भी रखा। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक विद्वेष के माहौल में काम करते हुए शायद ही कोई ऐसा फैसला हो जिस पर विवाद ना हुआ हो। आयोग ने अदालत से कहा कि वो राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष में फंसा हुआ है, क्योंकि यदि पार्टी जीतती है तो उसके लिए ईवीएम अच्छी है, अगर वे हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। अब ये चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था का बयान है या किसी पार्टी का बयान है, इसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं कि आखिर चुनाव आयोग कहना क्या चाहता है। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में मोटे तौर पर अनुमान के मुताबिक लगभग 6.5 करोड़ लोगों को एसआईआर के लिए कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता को मृत पलायन कर चुके दूसरे स्थान पर चले गए लोगों के नामों की सूची दी गई है। चुनाव आयोग के इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि हम नहीं चाहते, फटकार लगाते हुए, कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहे। मृत, पलायन कर चुके या दूसरे स्थानों पर चले गए मतदाताओं के नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर प्रदर्शित करने से अनजाने में हुई त्रुटियों को सुधारने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने मृत, जिला स्तर पर पलायन कर चुके या दूसरे स्थानों पर जा चुके मतदाताओं की सूची साझा करने पर कोर्ट में सहमति जता दी है। और अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किस तरह से लागू कर पाता है, कैसे लागू करता है। और इसी के साथ आज सुप्रीम कोर्ट में हुई जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसके बाद बिहार में जारी एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है। लेकिन 22 अगस्त तक
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन जो रिपोर्ट है वो दाखिल करना होगा। इसके बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी, अपनी अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पता नहीं इस फैसले को विपक्षी दलों के लिए राजनीतिक झटका बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम विपक्षी राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न्याय और लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि आने वाले दिनों में जिन 65 लाख लोगों में जो जीवित है या जो उस क्षेत्र में रह चुके हैं, जिनका नाम गलत तरीके से काटा गया है, उनमें से कितने लाख लोगों का नाम इस वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है, उससे इस बात का एहसास हो जाएगा, पता लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बिहार के मतदाताओं के लिए, बिहार में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कितना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस घमासान के बीच मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक तरह से आमने सामने आ गई है। राहुल गांधी बिहार में 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं और इस वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। 16 दिन का ये दौरा है, 1300 किलोमीटर घूमेंगे और बिहार के 30 जिलों को कवर करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान, अपने इस मार्च के दौरान राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। वोट चोरी का मुद्दा वो लगातार उठा रहे हैं, वेबसाइट पर लगातार वो कैंपेन चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं वेबसाइट बनाकर। विपक्षी राजनीतिक दल इस मुद्दे को कतई छोड़ने को तैयार नहीं। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों का, अखिलेश यादव के निर्वाचन क्षेत्र का, राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली का, प्रियंका गांधी के निर्वाचन क्षेत्र वायनाड का, उससे पहले राहुल गांधी भी वहां से चुनाव जीते थे, उनके वोटर लिस्ट में कई लाख फर्जी मतदाता होने की बात कहकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिया है। अब अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं मोदी सरकार में, जब वो भी वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं तो अब चुनाव आयोग को कम से कम कई सवालों के जवाब तो देने चाहिए। पहली बात, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आपने नोटिस भेज दिया। यहां अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, आपसे कोई बयान तक जारी नहीं किया गया। दूसरा सवाल, जिस डाटा को विश्लेषण करने में, क्योंकि आपने ढंग से वो डाटा दिया नहीं, रीडेबल फॉर्मेट में वो डाटा आपने दिया नहीं, तो 6 महीने राहुल गांधी को लग गए। यहां एक सीट का राहुल गांधी को 6 महीने लग गए। 5-6 सीटों का विश्लेषण अनुराग ठाकुर ने एक साथ कर दिया, उनके पास वो डेटा आया कहां से? क्या चुनाव आयोग ने तो वो डेटा नहीं दिया? तो क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मदद कर रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सवाल उठाए तो चलिए आप कह सकते हैं कि भाई राजनीतिक बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपके दिग्गज नेता, आपके लोकसभा सांसद अगर वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को बेनकाब कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया, पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव पे कई तरह के झोलझाल है। तो कायदे से नरेंद्र मोदी साहब को इस्तीफा देकर मध्यावधि चुनाव करा देना चाहिए, क्योंकि अब तो आपकी पार्टी के नेता नहीं सवाल उठाते। वाराणसी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और वहां पर जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार थे अजय राय, उनको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा ढोल नगारों के साथ विजेता घोषित कर दिया। और नरेंद्र मोदी की जीत पर जो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की चुनावी जीत पर कई तरह के किंतु परंतु जो उठ रहे हैं, उन किंतु परंतु से अब ये भी कहीं ना कहीं शंका पैदा होने लग गई है कि क्या वाराणसी में भी गड़बड़ हुई थी। पहले राहुल गांधी 25 सीटों पर गड़बड़ी की बात बता रहे थे, फिर 48 सीटों पर गड़बड़ी की बात कही जा रही थी, और अब 70 सीटों में सूत्र ये बता रहे हैं कि 70 सीटों का डेटा कांग्रेस पार्टी जो तैयार कर रही है। और वाराणसी में जो कुछ है वो भी बता देता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अजय राय के घर पहुंचे, उनको सांसद घोषित कर दिया। और क्यों घोषित कर दिया? 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी बदलाव का प्रतीक बनकर वाराणसी गए थे पहला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में, हालांकि उस समय भी उनको वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी के मतदाताओं पर भरोसा नहीं था, क्योंकि एक सीट गुजरात की भी चुन ली थी और उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक बन चुके अरविंद केजरीवाल भी लड़ रहे थे। लेकिन उस चुनाव में भी 4.25 लाख यानी 3,71,784 वोटों के अंतर से नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव जीते थे। 2019 में आ जाइए, 2019 में उनकी जीत का अंतर बढ़ गया, वो 4,79,000 वोटों से चुनाव जीते, यानी 2014 में 4.25 लाख, 2019 में 5.25 लाख के लगभग। लेकिन वही जीत का आंकड़ा 2024 में 1,52,513 यानी सिर्फ 1.5 लाख वोटों पर जाकर टिक गया, ठहर गया और 240
सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते थे और बताया जाता है कि उसमें से 112 सांसदों की जीत का आंकड़ा जो था वो नरेंद्र मोदी की जीत के आंकड़े से यानी 1.5 लाख से ज्यादा के अंतर से वो जीते थे और पूरे लोकसभा में 224 सांसद जो थे वो नरेंद्र मोदी के ज्यादा के मार्जिन से जीते थे। ये मैं कतई नहीं कह रहा कि वाराणसी संसदीय चुनाव में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई या क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन एक बात तो तथ्य है, जीत का अंतर घटा। दूसरा तथ्य है कि 6-7 राउंड तक नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे। यह भी इस देश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि प्रधानमंत्री, सिटिंग प्रधानमंत्री जो एक ही संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हो, शुरुआती दौर में 6-7 राउंड की गिनती में वो पीछे चल रहे हो। तो ये तमाम सवाल जो उठ रहे हैं वो कई ना कई तरह की शंकाएं पैदा कर रहे हैं। आरोप ये भी लगाया जा रहा है, अनुराग ठाकुर जिस तरह की भाषा में आरोप लगा रहे थे रायबरेली वायनाड को लेकर, उसी तरह की भाषा में ये भी आरोप विपक्षी राजनीतिक दल लगा रहे हैं कि वाराणसी में भी 3 लाख ऐसे वोट हैं जो संदिग्ध है। क्या सच है क्या गलत है ये तो जांच के बाद ही निकलकर सामने आएगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि चुनाव आयोग रीडेबल फॉर्मेट में डेटा देने को तैयार नहीं है, जांच करवाने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी को नोटिस भेज सकते हैं, धमकी दे सकते हैं कि या तो शपथ पत्र पर लिखकर दीजिए या माफी मांगिए देश से, लेकिन अनुराग ठाकुर को नोटिस भेजने की, अनुराग ठाकुर के बयान पर बयान जारी करने तक की हिम्मत चुनाव आयोग को नहीं होती। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार को दे दिया। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग इस फैसले को पूरी तरह से लागू कर पाता है या इसके बीच में से फिर कोई किंतु परंतु निकाल लेता है या कोई झोल झाल निकाल लेता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।